तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। देखिए, या तो आप पुष्यभूति वंश बोल दीजिए उसे या फिर वर्धन वंश बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है। इसके ओवरऑल मिलाकर 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी MCQ के रूप में हम दोस्तों यहां पर देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और इन 29 क्वेश्चनों में ही हम पूरे के पूरे पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश को समाप्त कर देंगे इन 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। चलिए वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम कोई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर जब भी अपलोड करें तो आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो स्थापना इसकी कब हुई थी? तो आपसे ऐसे पूछेगा, छठी शताब्दी में, आठवीं शताब्दी में, नौवीं शताब्दी में। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी छठी शताब्दी में, यानी 6वीं शताब्दी में पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है। और अंत भी पूछ सकता है कि भाई इसका अंत कब हुआ? तो अंत हुआ था इसका 7वीं शताब्दी में। तो आप ये चीज भी भाई याद रखिएगा, स्थापना छठी शताब्दी में, अंत 7वीं शताब्दी में। ये पूछ सकता है आपसे, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो खुद पुष्यभूति ही था। ठीक है, पुष्यभूति ही था। और पुष्यभूति वंश की राजधानी कहां थी? तो थानेश्वर थी। ठीक है, थानेश्वर। तो आप लोग याद रखिएगा, थानेश्वर पुष्यभूति वंश की राजधानी थी। ये थानेश्वर पड़ता कहां पर है? हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित और वर्तमान में थानेश्वर नामक स्थान, ठीक है, ये थानेश्वर के रूप में जाना जाता है। तो आप ये चीज भाई याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? 2 सेकंड पहले ही मैंने आपको बताया कि भाई पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो खुद पुष्यभूति ही था। देखिए, गुप्त वंश के पतन के बाद जिस नए राजवंश का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त, ठीक है, और गौड़ प्रमुख वंश हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट कौन सा वंश बनता है? पुष्यभूति वंश। इसके बारे में मैंने आप सभी को पूरी डिटेल के साथ में बताया। अब आपसे ये पूछे भी गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था 550 ईस्वी में। ठीक है, 550 ईस्वी में। और मैंने आपको गुप्त वंश जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि भाई गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। ठीक है भाई, तो गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? भाई आप कमेंट करके बता सकते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो आप लोग याद रखिएगा विष्णु गुप्त था। ठीक है, तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पुष्यभूति वंश की राजधानी कहां थी? अभी मैंने आप सभी को बताया पुष्यभूति वंश की राजधानी कहां पर थी? तो थानेश्वर थी। ठीक है, और थानेश्वर कहां पड़ता है? यह हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित और वर्तमान में थानेश्वर नामक स्थान है जहां पर दोस्तों थानेश्वर पड़ता है। तो आप लोगों को यह चीज याद रखनी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? यानी इफेक्टेड एम्परर, जिसने सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा हो। तो पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? ठीक है, तो याद रखिएगा प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टकारक और महाराज धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी प्रभाकर वर्धन ने। कौन कौन सी? एक तो की थी परम भट्टारक, और महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? प्रभाकर वर्धन ने। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? एक तो परम भट्टाकारक और दूसरा महाराजा धीराज, यानी दोनों के दोनों सही हैं, इसलिए आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। प्रभाकर वर्धन के कितनी संतानें थी? तो प्रभाकर वर्धन की जो संतानें थी वो 3 थी। वो कौन कौन? देखिए, इनमें 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। दोनों पुत्रों के नाम क्या थे? एक का नाम राजवर्धन और दूसरे का नाम हर्षवर्धन था। ठीक है, और जो एक कन्या थी उसका नाम क्या था?
तो कन्या का नाम था दोस्तों राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह पूछा जाता है कि राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ, तो कन्नौज के मुखारी राजा ग्रह वर्मा के साथ। ठीक है, तो कन्नौज के मुखारी राजा ग्रह वर्मा के साथ में राजश्री का विवाह हुआ था, जो किसकी पुत्री थी, प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी। ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछी गई है। अगला हम देखते हैं दोस्तों, प्रभाकर वर्धन के पुत्रों के नाम क्या थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन, और पुत्री का नाम राजश्री था। ये क्या थी, पुत्री, और ऊपर वाले दोनों क्या थे, दोनों ऊपर वाले पुत्र थे। तो ये चीज भैया आप याद रखिएगा, पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला, राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, तो पूछा जाता है भाई राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। ठीक है, अभी मैंने आप सभी को बताया था ग्रह वर्मा के साथ में राज्यश्री का विवाह हुआ था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ग्रह वर्मा की हत्या किसने की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ग्रह वर्मा की हत्या किसने की थी, तो मालवा के शासक देवगुप्त। ठीक है, मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। यानी राज्यश्री किसकी पुत्री थी, प्रभाकर वर्धन की, उसे डाल दिया बंदी बनाकर कारागार में। किसने, देवगुप्त ने। ठीक है, ग्रह वर्मा की हत्या कर दी क्योंकि ग्रह वर्मा के साथ ही किसका विवाह हुआ था, प्रभाकर वर्धन की पुत्री राज्यश्री का विवाह हुआ था। तो ये चीज भाई आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, देवगुप्त को किसने मार डाला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देवगुप्त को किसने मारा था, राज्यवर्धन ने। यानी कि प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजवर्धन ने अपनी बहन का बदला लिया और देवगुप्त को मार डाला। परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो यह भी पूछ सकता है कि राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी, तो ये गौड़ नरेश था शशांक। ठीक है, शशांक ने राज्यवर्धन की दोस्तों हत्या की थी। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। ठीक है, कि राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी, शशांक ने इसकी हत्या की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शशांक किस धर्म का अनुयायी था, पूछा हुआ क्वेश्चन है। शशांक किस धर्म का अनुयायी था, तो ये शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है भाई, शैव धर्म का ये अनुयायी था और ये जो पूरा पुष्यभूति वंश था ये पूरा का पूरा शैव धर्म पर ही आधारित था। देखिए, शशांक किस धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का। इसने बोधि वृक्ष यानी कि जो बोध गया में बोधि वृक्ष था उसको क्या किया था, इसने कटवा दिया था। तो कटाया किसने था, शशांक ने। तो आप ये चीज भाई याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेसर की गद्दी पर कौन बैठा। ठीक है भाई, आपको पता है पुष्यभूति वंश की राजधानी कहां थी, थानेसर। तो राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई, उसे मार डाला किसने, उसने को मार डाला था शशांक ने। ठीक है भाई, तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद कौन बैठा था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था और कितने वर्ष की, 16 वर्ष की अवस्था में बैठा था गद्दी पर, और कब, 606 ईस्वी में। ठीक है, हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टकारक नरेश की उपाधि धारण की थी। तो यह भी पूछा गया है कि शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता था, तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा, 606 ईसा पूर्व में। कितनी अवस्था का था, कितनी आयु का था, तो मात्र 16 वर्ष का वो था उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हर्ष ने शशांक को पराजित करके किसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष ने किसे पराजित किया, शशांक। शशांक ने किसकी हत्या की थी, राज्यवर्धन की हत्या। तो भाई हर्षवर्धन ने अपने भाई का बदला लिया, हर्ष ने शशांक को पराजित किया और किसे अपनी राजधानी बनाया था, तो आप लोग याद रखिएगा, हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अपना अधिकार किया था और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। तो कौन था, देखिए वो भी बताऊंगा कौन था। पुलकेशिन द्वितीय था, हर्ष का जो शत्रु दुश्मन था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, किस नदी पर हुआ था, तो ये था दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर। यह युद्ध हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी पर दोस्तों लड़ा गया था, जिसमें क्या हुआ, हर्षवर्धन की पराजय, जो हर्षवर्धन था उसकी दोस्तों क्या हुई थी, पराजय हुई थी।
अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। चीनी यात्री हावेंग हर्षवर्धन की शासन काल में कब भारत आया? ठीक है, कब भारत आया था हर्षवर्धन के शासन काल में? एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन गया, चीनी यात्री हावेंग किसके शासन काल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के काल में। लेकिन वो कब आया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये भारत जब आया था किसके काल में आया? हर्षवर्धन के में। ठीक है, लेकिन वो काल क्या था, कितने समय, कितना पीरियड था? तो आप लोग याद रखिएगा 627 से 643, यानी कि कहने का मतलब अगर मैं कहूं तो 627 में आया था और ये कब तक रहा? 43 तक रहा था। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। हर्ष ने कहा कि शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक लिए थे, यानी बुद्ध के किस दंत अवशेष लिए थे, किससे? बलपूर्वक, वो भी। तो हर्ष ने कहा कि शासक से बुद्ध के दंत अवशेष लिए थे। तो याद रखिएगा कश्मीर के शासक थे। ठीक है, तो कश्मीर के शासक से बुद्ध ने बलपूर्वक दंत अभिषेक लिए थे। तो आप ये चीज भाई याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। हर्ष के पूर्वज किसके अनन्य उपासक थे, या फिर किसकी ये अनन्य रूप से पूजा करते थे? तो किसके अनन्य उपासक थे? देखिए, तो हर्ष के जो पूर्वज थे वो शिव और सूर्य, यानी शिव और सूर्य, ए ऑप्शन सही है, शिव और सूर्य के बिल्कुल अनन्य उपासक थे। ठीक है, प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हावेंग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्यश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। तो आप ये चीज भी भाई अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करके याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चीनी यात्री हावेंग से मिलने के बाद हर्षवर्धन ने पूर्ण रूप से कौन सा धर्म अपनाया? तो पूर्ण रूप से कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपके लिए सही रहेगा। चीनी यात्री हावेंग से मिलने के बाद में उसने बौद्ध धर्म अपनाया था हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। हर्ष के समय कौन सा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था? तो कौन सा महायान था, ठीक है, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था? तो वो था नालंदा महाविहार, जो हर्ष के समय महाविहार यानी कि महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नालंदा वो महाविहार या फिर महाविश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 20 नंबर। हर्ष के समय में प्रयाग में पृथ्वी 5वें वर्ष एक मेले का आयोजन या फिर एक समारोह का आयोजन किया जाता था। तो उस समारोह का नाम क्या था? ठीक है, तो उस समारोह का नाम क्या था फिर, या फिर उसे कहते क्या थे? तो उसे महामोक्ष परिषद कहते थे। ठीक है, हर्ष के समय प्रयाग में, प्रयाग को देखिए आज इलाहाबाद हुआ उसका नाम, फिर इलाहाबाद को फिर से प्रयाग किया गया है। तो हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन किया जाता था, उसे क्या कहते थे? महामोक्ष परिषद उसे कहते थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। हावेंग स्वयं 6ठे वर्ष यानी 6ठे वर्ष समारोह में सम्मिलित हुआ था। ठीक है भाई, ये भी पूछा गया। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कि भाई हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा, हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ठीक है, और उन्होंने किसकी रचना की थी? एक तो हर्षचरित की और दूसरा कादंबरी। दोनों की रचना किसने की थी? तो दोनों की रचना बाणभट्ट ने की थी। एक था क्या? हर्षचरित्र। ठीक है, मैं लिख देता हूं हर्षचरित, और दूसरी कौन सी थी? कादंबरी। और कादंबरी तो कई बार पूछी गई है। ठीक है, कादंबरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। हर्षचरित किसकी? ये किसकी है? ये भी दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन नंबर 22। हर्षवर्धन ने कौन से 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना की? तो कौन से 3 थे जिनकी दोस्तों रचना किसके द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा वो कौन कौन से थे? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इसका बिल्कुल आंसर सही रहेगा डी, यानी उपरोक्त सभी। तो प्रियदर्शिका की रचना किसने की? हर्षवर्धन ने। रत्नावली की रचना हर्षवर्धन ने। नागानंद की रचना किसने की?
हर्षवर्धन ने। तो तीनों की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। तो ये पूछे हुए क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट की संज्ञा किसे दी जाती है? तो भारत के अंतिम हिंदू सम्राट की संज्ञा दी जाती है हर्षवर्धन को, यानी कि सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है भाई, हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो मतलब कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक। ठीक है, तो ये चीज भाई आपको याद रखना है। अगला 24, हर्ष की अधीनस्थ, यानी हर्ष के जो अधीनस्थ शासक थे उन्हें क्या कहते थे? यानी जो हर्ष के अधीन काम करते हैं उन शासकों को क्या कहा जाता था? तो हर्ष के अधीनस्थ शासकों को महाराज, महासामंत, यानी उपरोक्त दोनों। ठीक है, महाराज तथा महासामंत कहा जाता था हर्ष के अधीनस्थ शासकों को। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्रियों को सचिव या फिर अमात्य दोनों ही कहा जाता था। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों इसका बिल्कुल सही आंसर है। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्रियों को सचिव एवं अमात्य कहा जाता था। तो आप भाई याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था, प्रांतों को क्या कहते थे? तो हर्ष की जो दोस्तों सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था, तो प्रांतों को क्या कहते थे आखिर? देखिए दोस्तों, प्रांतों को भूक्ति कहते थे, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा, भूक्ति कहते थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूक्ति कहते थे। प्रत्येक भूक्ति का जो शासक होता था राजस्थानीय या फिर उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। तो आप ये चीज भाई अपने दिमाग में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हर्ष के समय में कौन सा केंद्र सूती वस्त्रों की राजधानी के लिए प्रसिद्ध था? तो सूती वस्त्रों की राजधानी के लिए कौन सा केंद्र प्रसिद्ध था? तो वो था मथुरा। हर्ष के शासन के दौरान सूती वस्त्र निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध केंद्र था उसका नाम क्या है? मथुरा है। अगला देखते हैं 28, शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? यानी पुष्यभूति वंश जो था और जिससे संबंधित हर्षवर्धन था, तो कहने का मतलब शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो शासन की सबसे छोटी इकाई थी दोस्तों ग्राम। ठीक है, क्या थी? ग्राम। और सबसे बड़ी इकाई देश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था? तो पुलिस कर्मियों को दोस्तों चाट भाट, जो कि गुप्त साम्राज्य में भी कहा गया था चाट भाट। तो पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था? चाट भाट। और ये जो दंडपाशिक था ये किसे कहा गया था? तो ये दंडपाशिक दोस्तों पुलिस विभाग के अधिकारी को कहा जाता था। ठीक है, यानी पुलिस कर्मियों को क्या कहते थे? चाट भाट। लेकिन पुलिस अधिकारियों को क्या कहते थे? दंडिक या फिर दंडपाशिक कहते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर ही समाप्त होगा, क्योंकि 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रखे गए हैं। देखिए, इसके बाद में पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश से कोई क्वेश्चन शेष नहीं रह जाता है, इतना ही आपको याद रखना है। और आज तक जो भी क्वेश्चन आया है इससे अलग कभी नहीं पूछा गया है। तो कहने का मतलब वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड बाय।